तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंस जूलिन हमारे ज़ाओ भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जब वो छोटा था तब वो ज़ाओ भाई से फाइट करने के लिए गया था और ज़ाओ भाई से हार गया था। इसी वजह से वो यहाँ पर कहता है कि मैंने बहुत साल इंतजार किया है और अब यहाँ पर मेरी पावर्स इतनी बढ़ चुकी हैं तो उसे बदला ले सकता हूँ। तो वो प्रेजेंट सीन में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ज़ाओ भाई से देखने के बाद कहता है अच्छा तो तुम मुझे देखे देखे लग रहे थे, अच्छा तो तुम वही हो जो कि उस दिन वहाँ पर रो रहे थे जब मैंने तुम्हारे पर अटैक किया तुम उसके उस दिन बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे। सुनने के बाद वहाँ पर जितनी लड़कियां होती है वो सभी लोग कहती है ये क्या जी यहाँ पर किसको कह रहा है कि ये एक रोदलू बच्चा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारा प्रिंस जूलिन कैसे रो सकता है। जितना हम लोगों ने इसकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 3 साल की उम्र के बाद जूलिन एक बार भी नहीं रोया। यानी 3 साल की उम्र में जब ये छोटा बच्चा था तब तक ये रोता रहा, लेकिन उसके बाद ये कभी भी नहीं रोया अभी तक बड़ा होने तक। लेकिन इसी के साथ ही मैंने ज़ाओ भाई उन सभी से कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया, मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर रो नहीं रहे थे बल्कि तुमने वहाँ पर सुसु कर दी थी। तुम इतने ज्यादा डरे हुए थे, तुमने सुसु कर दिया, फिर उसके बाद तुम्हारे मास्टर ने वो सारी सुसु तुम्हें से साफ करवाई थी क्योंकि वो तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। जूलिन उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है ये कमीना कहीं का यहाँ पर सभी के सामने मेरी पोल खोल रहा है। वो कहता है मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। वो अपनी मेहनत के सीन दिखाता है कि वो किस तरह मेहनत करता रहा, इतनी ज्यादा मेहनत करता रहा, स्विमिंग करता रहा जहाँ पर शार्क्स भी थी, इसके अलावा भागता रहा, फिर साथ ही उसने लड़कियों का मुंह नहीं लगाया। जूलिन कहता है कि मैंने बहुत सारी मेहनत की, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, इतने दिन तक मेहनत करता रहा ताकि तुमसे बदला ले सकूं। वो सारे के सारे बैड दिन खत्म होने वाले, आज यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है। तो वो हमारे ज़ाओ भाई के ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है, उसके ऊपर करीब पहुंच जाता है जबकि आर्याना चिल्लाकर उसे कहती है ज़ाओ भाई प्लीज बच्चों वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। ज़ाओ भाई उसी की तरफ ही देख रहा होता है, उसके हाथ में तलवार नहीं होती, वो बिना तलवार के उससे फाइट करने के लिए वहाँ पर खड़ा होता है क्योंकि उसका फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं होता। प्रिंस जूलिन जैसे उसके करीब पहुंचता है, उसके करीब पहुंचने के साथ उसे माउंटेन वाला वो अटैक याद आता है, स्पेशल अटैक जो कि बचपन में हमारे ज़ाओ भाई ने उसके ऊपर किया था जिसकी वजह से वो अभी तक डरा हुआ है। तो उस अटैक को याद करने के साथ ही वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ज़ाओ भाई भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। ज़ाओ भाई कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसको क्या हुआ, ये ग्राउंड के ऊपर कैसे गिर गया। जूलिन ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ ही बेहोश हो जाता है जबकि वहाँ पर उसके जो गार्ड साथी होते हैं वो सब जल्दी से भागते वहाँ पर आते हैं और कहते हैं लड़के तुमने हमारे प्रिंस के साथ क्या किया है, तुमने इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा किया है, लगता है कि तुमने कोई इसके ऊपर शैडो अटैक किया जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। तो वो सभी लोग अपने बाले लेकर आगे बढ़ते हैं हमारे ज़ाओ भाई को पकड़ने के लिए और कहते हैं जल्दी से इस लड़के को पकड़ लो, उसको बंदी बना लो क्योंकि इसने हमारे प्रिंस जूलिन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, इसे टेंपल ऑफ लाइट में लेकर जाया जाएगा। वो सभी लोग कहते हैं इसको माफ नहीं किया जाएगा। आर्याना भागती हुई आगे बढ़ती है और हमारे ज़ाओ भाई से कहती है ज़ाओ भाई इन सभी लोगों को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि तुमने इसको टच भी नहीं किया लेकिन ये खुद ही बेहोश हो गया, चलो जल्दी से इसको उठा लो जहाँ से निकलते हैं। साथ ही वो अपनी फायर पावर्स को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करिए ताकि वो उन सभी को वहाँ पर मसरूफ करके वहाँ से भाग सके। जब वो अटैक करती है यानी कि लोगों के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही होती, अपने आप को एक कवर दे रही होती है, वो कहती है चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। फायर अटैक करने के साथ ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। धुआं हटने के बाद सभी गार्ड सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो प्रिंस जूलिन को भी अपने साथ ले जाते हैं और गार्ड से देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं वो दोनों लड़का लड़की यहाँ से जा चुके हैं और उसके साथ साथ प्रिंस जूलिन को भी किडनैप करके ले गए हैं। दूसरी तरफ का दिखाया जाता है आर्याना आगे आगे भाग रही होती है, वो उसे कहती है जल्दी से भागो, जबकि हमारा ज़ाओ भाई से कहता है लेकिन हम लोग भाग क्यों रहे हैं और इसे अपने साथ क्यों ले लिया है। तो आर्याना से कहती है क्या तुम्हें पता है कि टेंपल ऑफ लाइट के लोग कितने ज्यादा विंडिक्टिव हैं कि वो अपना बदला लिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे, इस प्रिंस को उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारी तरफ से बात करेगा कि हमने इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, हो सकता है कि इससे हमें आसानी हो जाए वरना वो लोग हमें नहीं माफ करेंगे। फिर साथ ही आर्याना पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही है, ये चिल्लाने की आवाजें कहाँ से आ रही है। जैसे वो पीछे की तरफ देखते हैं तो हमारे ज़ाओ भाई ने जूलिन को उसकी टांग से पकड़ा होता है और उसे खींच कर लेकर आता है जबकि प्रिंस जूलिन बेचारा ग्राउंड के ऊपर पटक रहा होता है, उसका सर बार बार नीचे पटक रहा होता है जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ज़ाओ भाई उसे कहता है आर्याना तुम पीछे क्या देख रही हो, क्या कोई पीछे छूट गया जिसकी वजह से तुम पीछे देख रही हो। तो नेक्स्ट सीन इनके रूम का दिखाया जाता है, ये लोग अपने घर में प्रिंस जूलिन को उठाकर ले आता है, बिस्तर के ऊपर डाल देते हैं। आर्याना उसे कहती है हम लोग पहले इनके साथ बात करने वाले थे, मुझे लगता है लेकिन अब तुम्हारी हरकत की वजह से ये लोग हमारी कोई बात नहीं सुनने वाले। जरा प्रिंस जूलिन का चेहरा तो देखो, तुमने तो उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है। मैं ज़ाओ भाई से कहता है तुमने कहा था कि इसे अपने साथ लेकर आओ, इसी वजह से मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया, तुमने ये तो नहीं कहा था कि इसे सही सलामत उठाकर लेकर आना है। उसे कहती है अच्छा ठीक है बस भी करो, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और इससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। किटी वहाँ पर दूर बैठा जी सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं और जहाँ पर दिक्कत एक स्वर्ड गार्ड के बावजूद भी हमारा ज़ाओ भाई आर्याना से कमजोर लग रहा है। तो उसी वक्त वहाँ पर टेंपल ऑफ लाइट के मास्टर भी पहुंच जाते हैं। जूलिन के मास्टर वहाँ पर भागते हुए आते हैं और आकर अपने स्टूडेंट के साथ चिपक जाते हैं और उसे कहते हैं प्यारे डिसाइपल तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे से ये सब कुछ किसने किया है। डैड भी वहाँ पर आते हैं और आकर आर्याना से पूछते हैं आर्याना क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम्हारा ज़ाओ भाई कहता है ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं किया। मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मास्टर भी सोच रहे थे मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म होने वाला है क्योंकि टेंपल ऑफ लाइट के यानी जूलिन के मास्टर जो है हमेशा बदला लेकर ही रहते हैं और ऊपर से इन लोगों के दरमियान में पहले से ग्रज चल रहा है। तुम्हारा ज़ाओ भाई इसके सामने सर झुकाते हुए कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसी वजह से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जूलिन के मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा होने के बाद उनका खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह जख्मी करने की। वो उसके
उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। उसी वक्त ग्रैंडपा चलाकर उसे कहते हैं, दोस्त प्लीज यहाँ पर ज्यादा रैशली इस लड़के के ऊपर अटैक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये स्वर्ड गार्ड है, ही जाओ बाई के बारे में सारी एसोसिएशन को बताया गया था। जैसे उसे पता चलता है कि ये एक स्वर्ड गार्ड है, वहीं पर अपने मैनर को चेंज करता है और इसी के साथ ही जाओ बाई का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, मुझे पता है कि तुम भाषण के स्टूडेंट हो, हम लोग लास्ट टाइम मिले थे। जाओ बाई उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी देखा है। मास्टर से कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैं एक बार तुमसे मिलने के लिए आया था, अपने स्टूडेंट के साथ मास्टर बादशाह के पास आया था, मैं तुम्हारे मास्टर बादशाह का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तुम आज के बाद से मुझे अंकल शुई कह सकते हो। क्या अरियाना और ग्रैंडपा दोनों दूर खड़े सब कुछ देखकर सोच रहे होते हैं, लगता है कि इस बंदे को पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में काफी कुछ पता है, इसने यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपना रवैया बदल लिया। इसी के साथ एक नौकरानी वहाँ पर आती है और ग्रैंडपा से कहती है, मास्टर मैजिशियन काउंसिल के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, उन सभी को बिठा दो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। मास्टर रॉड्रिगोस मास्टर शुई से कहते हैं, मेरे दोस्त अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर इसी रूम में इंतजार कर सकते हो, जब तक तुम्हारा स्टूडेंट ठीक नहीं हो जाता तुम लोग यहीं पर रेस्ट करो, हमारे घर में ही रुको। साथ ही वो कहते हैं, मैं जाबाई को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, मुझे काउंसिल के कुछ मेंबर्स के साथ से मिलवाना है। मास्टर शुई हमारे जाबाई से कहते हैं, तो मेरे भतीजे तुम काफी ज्यादा बिजी लगते हो, अच्छा ठीक है जाओ अपने ग्रैंडपा के साथ जाओ, जाकर उन लोगों से बात करो, लोग बाद में आपस में बात करेंगे, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जबकि अंकल शुई वहाँ पर उनको बाय बोल रहे होते हैं। जैसे वो लोग बाहर जाते हैं दरवाजा बंद होता है, मास्टर शुई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही अपने स्टूडेंट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम कमीने कहीं कि तुम एक बिल्कुल बेकार लड़के हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि तुम्हें किसके साथ फाइट करनी है और किसके साथ नहीं फाइट करनी। तुम्हें जब अच्छी तरह से पता था कि तुम इसके ओपोनेंट नहीं हो, तुम इससे फाइट नहीं जीत सकते, तो फिर तुम्हें इसके साथ फाइट करने की जरूरत ही क्या थी। मुझे लगता है कि इस लड़की को जब एक स्वर्ड गार्ड बन चुका है तो इसको इस तरह हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हम लोग अपनी ताकत को यूज करते हुए इस लड़के को नहीं हरा सकते, हमें यहाँ पर कोई ना कोई की ढूंढनी होगी जिससे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, जिससे इसको हराया जा सके। जाबाई को दिखाते हैं कि वो बाहर चलता हुआ जा रहा था, जबकि ग्रैंडपा अरियाना से कहते हैं, बस जाबाई से कहते हैं, जाबाई के पर नजर रखना, कोई भी जाबाई के करीब ना आए, वहाँ पर एसोसिएशन में किसी को भी जाबाई से अकेले बात मत करने देना। तो अरियाना से कहती है, लेकिन ग्रैंडपा ऐसा क्यों? के साथ साइड के ऊपर से उन्हें जबरदस्त एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है, वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है, यही वो सीक्रेट राम का पोर्टल होता है। तो अरियाना कहती है, ग्रैंडपा क्या आप देख रहे हैं? ग्रैंडपा भी काफी खुश रहते हैं और कहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं जाबाई को कुछ भी नहीं बताता। ग्रैंडपा कहते हैं, ये सीक्रेट राम का पोर्टल है, तो सीक्रेट राम फाइनली यहाँ पर हमारे सिटी में ओपन हो चुका है। ये साथ ही वहाँ पर बताया जाता है 5000 साल पहले से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। 5000 साल पहले से हर 1000 साल के बाद यहाँ पर एक सीक्रेट राम ओपन होती है। हर 1000 साल के बाद अलू कॉन्टिनेंट के ऊपर किसी भी एक जगह के ऊपर सीक्रेट राम ओपन हो सकती है। सीक्रेट राम के अंदर में बहुत सारे रेयर मिनरल्स मिल सकते हैं, सीक्रेट राम के अंदर बहुत सारा खजाना मिल सकता है, वहाँ पर आपको अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल वेपन्स मिल सकते हैं, मतलब कि आपको वहाँ पर सुप्रीम वेपन्स मिल सकते हैं। इसी वजह से सभी लोग इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ताकि जैसे सीक्रेट राम ओपन हो सभी लोग वहाँ पर जाकर अपने लिए सबसे बेस्ट ले सके। सीक्रेट राम ओपन होती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। सीक्रेट राम के अंदर एंटर होने के बाद हर कोई यहाँ पर फेम और पावर को हासिल कर सकता है, जो कि इस लाइफ में हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सभी लोग सीक्रेट राम की तरफ ही भागकर जा रहे होते हैं। कहा जाता है कि सीक्रेट राम को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग हासिल होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हासिल हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा खतरा भी यहाँ पर आता है, क्योंकि एक तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर सीक्रेट राम के अंदर अपना खतरा होता है। तो जो बंदा सबसे पहले वहाँ पर पहुंचता है सीक्रेट राम की तरफ, वो भागता हुआ कहता है, मैं जहाँ पर सबसे पहले पहुंचा हूँ, सीक्रेट राम के अंदर जाऊंगा, वहाँ पर स्वर्ड गार्ड बनकर बाहर निकलूंगा। लेकिन जैसे वो सीक्रेट राम के पोर्टल के पास पहुंचता है, इसी के साथ ही वो ढांचा बनकर दूसरी तरफ बाहर गिर जाता है, क्योंकि सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ, ये बंदा मर कैसे गया? और वो सभी लोग वहीं पर सीक्रेट राम के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। बाकी के एसोसिएशन के लीडर्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एसोसिएशन लीडर उनसे कहते हैं, बेवकूफ हो, अभी पोर्टल कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ, अगर तुम लोग अभी जाकर ओपन होने की कोशिश करोगे तो तुम सभी लोगों का भी यही हाल होगा, सभी लोग साइड के ऊपर चुपचाप खड़े हो जाओ। सभी लोग देखते हैं कि एसोसिएशन का कौन सा मेंबर यहाँ पर आया, तो लॉर्ड हैरिस वहाँ पर आए होते हैं। वो लोग उसे देखने कहते हैं, तो लॉर्ड हैरिस है, प्रेसिडेंट हैरिस यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं पर ड्वार्फ किंग भी आया होता है। ड्वार्फ किंग अपने साथ अपने लोगों को लेकर आता है और कहता है, देखो तो जरा, यहाँ पर भी पोर्टल ओपन भी नहीं हुआ, जहाँ पर कितनी सारी मक्खियां बिन बना रही हैं। सभी लोग दूसरी तरफ ड्वार्फ किंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो ड्वार्फ किंग जिन ली है। साथ उन्हें वहाँ पर एल्फ किंग भी दिखाई देता है। तो एल्फ किंग अपने लोगों को वहाँ पर लेकर आया होता है। एल्फ किंग कहता है, ये सभी के सभी लोग तो यहाँ पर कैनन फॉडर्स हैं, यानी कि ये सभी आम जनता जो है ये तो मरने के लिए यहाँ पर आई है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सीक्रेट राम में जाने के बाद ये सभी लोग पहले टेस्ट को भी पास कर पाएंगे, ये सभी लोग वहीं पर मारे जाएंगे। एल्फ किंग जो होता है वो एल्फ को वहाँ पर देखते ही कहता है, तो एल्फ की क्वीन भी यहाँ पर आई है, जिसकी वजह से एल्फ किंग काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। एल्फ किंग उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? सीक्रेट राम के ओपन होने से पहले अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम आजमा कर देख सकते हो। इसके साथ ही ग्रैंडपा मिचेल भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा मिचेल उन सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में फाइट क्यों कर रहे हो? तुम सभी लोग अभी भी तो यहाँ पर पहुंचो, हम सभी लोग एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और सभी लोग यहाँ पर आपस में फाइट नहीं कर सकते। सभी लोगों को दूसरों को दिखाना होगा कि हम सभी लोग काउंसिल में किस तरह मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर फैसले करते हैं। क्योंकि सभी जो आम जनता होती है वो सभी बड़े बड़े एसोसिएशन लीडर्स को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं, ये क्या? रॉड्रिगोस मिचेल भी यहाँ पर आ चुके हैं, प्रिंस जिलिन भी यहाँ पर आए हैं, लॉर्ड हैरिस भी यहाँ पर है, इससे सभी लोग तो यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि हमारे चांसेस तो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। लोग तो सीक्रेट राम के अंदर से फेम हासिल करना चाहते थे और वहाँ पर से खजाना लेना चाहते थे, लगता नहीं है कि हमें वहाँ पर से कुछ मिलेगा। तो लॉर्ड हैरिस लॉर्ड मिचेल की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, लॉर्ड मिचेल, मुझे
लगता है कि आप कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं और कुछ ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं। आप अपने साथ कुछ बहुत ही थोड़े लोगों को लेकर आए हैं, आपके पास सिर्फ 2-4 ही लोग हैं। मुझे तो लगा था कि आप अपने साथ पूरी आर्मी को लेकर आएंगे। मिचेल उन लोगों से कहता है कि मैं जहाँ पर अपने साथ इतने ज्यादा लोगों को क्यों लेकर आऊंगा, जबकि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल हेल्पर है। मैं अपने साथ एक हेल्पर लेकर आया हूँ। हैरिस कहते हैं तुम जहाँ पर किस हेल्पर की बात कर रहे हो। फिर साथ ही वो सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है स्वॉर्ड गार्ड को अपने साथ लेकर आया, क्योंकि उसने कहा था कि वो मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर किसी से मिलना चाहता है। ड्वार्फ किंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सके और सिर्फ अकेला जाकर सीक्रेट रूम के अंदर तुम्हारे लिए खजाना लेकर आ सके। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? के साथ ही लॉर्ड मिचेल उन सभी लोगों के सामने ग्रैंडपा मिचेल उन सभी के सामने रिप्रेजेंटेशन देते हुए हमारे ज़ाबाई को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं जरा देखो सही कि मेरे सामने कौन है। तुम सभी लोगों के सामने इस वक्त मेरा ग्रैंड सन इन लॉ है। बात सुनने के बाद लॉर्ड हैरिस को झटका लगता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये स्वॉर्ड गार्ड है, क्योंकि बाकी सभी को नहीं पता होता। वो सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं, स्पेशली ड्वार्फ किंग। वो हंस रहा होता है और कहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनी स्वॉर्ड मैन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक ट्रेनी स्वॉर्ड मैन को ग्रैंड सन इन लॉ बना लिया? तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम्हारी सोच भी बहुत ज्यादा बेकार है। ड्वार्फ किंग भी वहाँ पर सोच रहा होता है इस लड़के को देखकर तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा मासूम सा लड़का है, तो फिर इस लड़के को और मिचेल ने फंसा लिया होगा। लेकिन इस लड़के को अपना दामाद बनाने का मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने दामाद बनाया होगा। दूसरी तरफ आरियाना चलाकर अपने ग्रैंडपा से कह देती है ग्रैंडपा आप यहाँ पर कौन से दामाद की बात कर रहे हैं जी, आपका कोई भी ग्रैंड सन इन लॉ नहीं बनने वाला। तो वो से कहते हैं आज या कल ये बन जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई कहता है कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि कौन है जो यहाँ पर ये कह रहा था। वहाँ पर प्रिंस होता है, एलियास सिटी का जो प्रिंस होता है जिसका नाम एस्टिक होता है। प्रिंस एस्टिक वहाँ पर आता है और कहता है जरा मेरी तरफ देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आरियाना सिर्फ और सिर्फ मेरी, आरियाना से अगर कोई शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। मैं एस्टिक हूँ, पूरे के पूरे सिटी ऑफ एलियास का प्रिंस। तो आरियाना से कहती है प्रिंस एस्टिक कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम कौन सी जगह पर खड़े हो? तुम इस वक्त सीक्रेट रूम के बाहर खड़े हो, तुम्हारे पास वो पावर्स भी नहीं है, तुम यहाँ पर क्या करोगे? एस्टिक उसे कहता है सारी की सारी टेरिटरी हमारे होली सिटी ऑफ एलियास की है, यानी कि ये पूरी की पूरी सिटी अगर एलियास में सीक्रेट रूम भी एलियास में आती है तो मैं इसका मालिक हूँ। ये पूरी की पूरी रूम भी मेरी है और मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। तो इसी के साथ ही वो हमारे ज़ाबाई के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, गुस्से के साथ उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर किसी को कहता हूँ कि यहाँ से चले जाओ तो उसे जाना पड़ता है, क्योंकि मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूँ इस पूरे के पूरे एलियास सिटी का। ज़ाबाई इसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि बारिश होने वाली है। स्टिक चिल्लाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो? लगता है कि तुम टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुमसे क्या बात कर रहा हूँ। इसी के साथ ही आसमान के बादल दिखाई देते हैं और उसके अंदर से काफी सारी ठंडा निकल रही होती है। सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं इतनी टेरिफाइंग भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डीमन गार्ड है? डीमन गार्ड कहाँ से आ गया? कोई भी डीमन गार्ड पिछले कई सालों से नहीं देखा गया। आसमान के ऊपर जबरदस्त बिजलियां चमकती हैं। बिजलियां चमकने के साथ ही 5 सेक्रेट बीस्ट यानी कि 4 सेक्रेट बीस्ट वहाँ से बाहर निकलते हैं और उनसे कहा जाता है हमारे सीक्रेट रूम सिर्फ और सिर्फ हमारा ड्रैगन गार्ड किया, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम सभी लोगों को मार दिया जाएगा। एसोसिएशन मेंबर भी उन 4 सेक्रेट बीस्ट और साथ में ड्रैगन गार्ड का सुनते ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में ड्रैगन गार्ड है? ड्रैगन गार्ड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ड्रैगन गार्ड बहुत ज्यादा जालिम भी है। जब वो पहले दुनिया में हुआ करता था अब उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को उसने मार दिया था। और हैरिस उसे कहते हैं जितना ज्यादा की का प्रेशर रिलीज हो रहा है क्या तुम्हें लगता है ड्रैगन गार्ड के अलावा कोई यहाँ पर हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन गार्ड ही हो सकता है। ड्रैगन गार्ड भी वहाँ पर बादलों में छुपा होता है, वो बादलों के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो? पर मैं तुम सभी लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं तुम सभी को यहाँ पर एक मौका दूंगा जिंदा रहने का। सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम सभी लोग यहाँ से भाग कर नहीं जाते तो फिर मुझे मजबूरन तुम सभी को मारना होगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर दोबारा से रीअपियर होने के बाद ये अप्रोप्रिएट टाइम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है और सीक्रेट रूम के ऊपर कब्जा जमाकर सभी लोगों को मैं बता सकता हूँ कि ड्रैगन गार्ड वापस आ चुका है। ड्रैगन गार्ड सोच रहा होता है कि यहाँ पर सभी लोगों के सामने मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि मैं इनविंसिबल ड्रैगन गार्ड हूँ, कोई भी दुनिया में मुझे हरा नहीं सकता, मैं बहुत ही पावरफुल ड्रैगन गार्ड हूँ। लेकिन साथ ही उसकी नजर हमारे ज़ाबाई के ऊपर पड़ती है, जैसे वो ज़ाबाई की तरफ देखता है उस बेचारे के छक्के छूट जाते हैं। लेकिन साथ ही बड़ी स्पीड से भागता अपने बादल में छुप जाता है और कहता है चलो यहाँ से भागे। बाकी के सेक्रेट बीस्ट कहते हैं क्या ड्रैगन गार्ड को क्या हुआ? कि ब्लैक ड्रैगन बॉस वहाँ पर सोच रहा होता है ड्रैगन गार्ड तो यहाँ से चला गया, लगता है कि वो बुढ़ा हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा क्योंकि लाइन में अगला गार्ड मैं ही बनने वाला हूँ, मेरा चांस है, बहुत जल्दी मैं इसको रिप्लेस करूंगा। इसी के साथ ही मेरा ज़ाबाई ऊपर की तरफ देखता है और कहता है जरा देखो सी वहाँ पर इन सभी को तो मैं जानता हूँ। जैसे वो ये वाली बात कहता है तो वो सभी के सभी वहाँ पर से भाग जाते हैं, वो सभी अपना बादल लेकर बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। तो मेरा ज़ाबाई कहता है ये क्या, ये सभी लोग तो चले गए, मुझे हेलो भी नहीं बोला। तो लॉर्ड मिचेल कहते हैं ये क्या, ड्रैगन गार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ, उसने हम सभी लोगों को धमकी दी, फिर साथ ही वो यहाँ से चला गया। आखिर वो यहाँ से डर कर चला क्यों गया? साथ ही ड्वार्फ किंग उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों ने देखा कि ड्रैगन गार्ड यहाँ पर किस तरफ देख रहा था? ड्रैगन गार्ड ने यहाँ पर किसी को देखा जिसकी वजह से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और वो यहाँ से भाग गया। किंग कहता है मुझे पता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा था, वो सभी लोग एक ही डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पर प्रिंस एस्टिक खड़ा होता है, इसके साथ हमारा ज़ाबाई होता है। सभी लोग कहते हैं वो तो इन दोनों की तरफ देख रहे थे, वो 5 सेक्रेट बीस्ट और साथ में ड्रैगन गार्ड। प्रिंस एस्टिक कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सभी लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? तो हमारा ज़ाबाई यहाँ पर जल्दी से सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है प्रिंस एस्टिक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हो, तुम इतने पावरफुल और पूरे के पूरे सिटी के प्रिंस हो जिसकी वजह से वो ड्रैगन गार्ड तुम्हें देखकर जहाँ से डर कर भाग गया है। प्रिंस एस्टिक उसे कहता है क्या वाकई में या मैंने किया? फिर साथ ही वो अपनी नाक लंबी करते हुए बड़ाई के साथ उन सभी लोगों के सामने कहता है क्योंकि मैं सिटी ऑफ एलियास का प्रिंस हूँ
हूँ। हाँ, मेरी वजह से वो ड्रैगन गार्ड यहाँ से भाग गया है क्योंकि मैं एक बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ, किसी भी ड्रैगन गार्ड को भी डराकर यहाँ से भगा सकता हूँ। तो एल्फ किंग यहाँ पर ये बात समझ जाते हैं। एल्फ किंग कहते हैं जरा देखो तो ये लड़का कितना मासूम बनने का नाटक कर रहा है, इसने प्रिंस एस्ट्रिक को आगे धकेल दिया, खुद यहाँ पर लो प्रोफाइल में सारे टेस्ट को पास कर लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है। एल्फ किंग उसे कहता है हमें लगा था कि ये लड़का मासूम है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होशियार निकला, इसी वजह से लॉर्ड मिचेल ने इसे अपना दामाद चुना है। एल्फ किंग अपनी एक एल्फ साथी से कहता है कि जब तुम लोग वहाँ पर सीक्रेट रूम के अंदर एंटर होंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के के ऊपर नजर रखना, जहाँ पर भी ये लड़का जाएगा इसके पीछे पीछे जाना और इसके ऊपर नजर रखना ये क्या करता है। ड्वार्फ किंग भी अपने एक साथी से कहता है जाने के बाद इस लड़के के ऊपर नजर रखना, जो कुछ भी होगा मुझे सब कुछ डिटेल में चाहिए, तुम्हें सब कुछ मुझे डिटेल में बताना है। इसी के साथ ही सीक्रेट रूम ओपन होने वाली है, तो वो सभी लोग कहते हैं देखो सीक्रेट रूम चेंज हो रही है, इसका मतलब एक सीक्रेट रूम ओपन होने वाली है। चलो सीक्रेट रूम ओपन हो गई, तो वो सभी लोग कहते हैं चलो अंदर चलते हैं और सभी लोग भागते हुए अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। जनता पहले वहाँ पर सबसे पहले भाग जाती है, जबकि दूसरी तरफ एस्ट्रिक होता है। एस्ट्रिक आगे बढ़ता है और आरियाना से कहता है आरियाना चलो मेरा हाथ पकड़ो, मैं मेरे साथ चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी। आरियाना हमारे ज़ाबई का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर आगे की तरफ भागती है और कहती है नहीं मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ज़ाबई को लेकर सीक्रेट रूम के अंदर चली जाती है, जबकि प्रिंस एस्ट्रिक काफी तक गुस्सा आता है और कहता है लड़की अब तुम्हें मरना होगा। जबकि एसोसिएशन के मेंबर्स भी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड हैरिस उन लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से हमारे पीछे आ जाओ, जबकि बाकी के लोग भी यानी कि हमारे जो ड्वार्फ किंग होते हैं और साथ में एल्फ किंग वो लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है चलो। वो सभी लोग भी भागते हुए जल्दी से पोर्टल के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि यहीं पर उन दोनों बैंडिट्स को भी दिखाते हैं जो बैंडिट्स में ज़ाओबाई को पहली बार मिले थे। छुप कर देख रहे होते हैं, वो लोग किसी गटर के अंदर से भागकर वहाँ पर आए थे। लोग छुप कर कहते हैं मुझे लगा ही था, चलो शुक्र है कि हम लोग जहाँ पर पहुंच आए हैं। दूसरा साथी उसे कहता है बॉस मुझे लगता है कि पहले तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए, तुम्हारे कपड़ों से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। उस गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हमें लगता है कि हमारे पास यहाँ पर कपड़े धोने यहाँ पे नहाने का टाइम है, अगर इस बार हम लोगों ने इस मिशन को खराब कर दिया इवल लॉर्ड वन जो है वो हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटेगा, हम दोनों को मार भी सकता है, तो हमें यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरा साथी उसे कहता है बॉस तुम्हें नहीं लगता है कि इवल लॉर्ड वन को यहाँ पर हम दोनों के अलावा किसी और को भी भेजना चाहिए था, क्या उसे लगता है कि हम दोनों से मिशन पूरा कर सकते हैं। तो बॉस उसे कहता है कि इवल लॉर्ड वन ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को फॉलो करना है, तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा। तो वो कहते हैं चलो जल्दी से हम लोग भी चलते हैं, कहीं वो पोर्टल बंद ना हो जाए। तो वो सभी लोग भी जल्दी से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं, पोर्टल को पार करने के बाद सीक्रेट रूम में जा सकते हैं। तो इसके बाद में सीक्रेट रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। सभी लोग वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मैदान होता है जहाँ पर सिर्फ स्फीयर लाइट होती है। कहते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो लोग पहली बार सीक्रेट रूम के अंदर आते हैं, वो लोग कहते हैं हमें तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आखिर वो मटेरियल्स कहाँ पर है, सुप्रीम वेपन्स कहाँ पर है, मॉन्स्टर्स कहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सामने एक ओल्ड ग्रैनी बैठी होती है, वो टेबल डेस्क के ऊपर बैठी होती है और उन सभी लोगों से कह दिया सभी लोग लाइन बनाओ, जहाँ पर आओ, अपना नाम बताओ, अपनी रैंक बताओ। एसोसिएशन लॉर्ड भी सभी लोग एक ही जगह के ऊपर होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या ये वाकई में सीक्रेट रूम है। ड्वार्फ किंग कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और हैरिस उन लोगों से कहते हैं मुझे तो यहाँ पर ट्रेजर चाहिए था लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हमें बताया क्या था वैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पिछली बार जब डंजन ओपन हुई थी उसकी रिकॉर्ड हमारे पास है लेकिन उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। गुस्सा हो जाती है, गुस्से के साथ उन लोगों से कहती है कमीनों कहेंगे क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कि सभी लोग यहाँ पर आओ, लाइन बनाओ और आकर अपना नाम रजिस्टर करवाओ, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन भी दो। इसी के साथ एक बंदा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, हट्टा कट्टा साइज में काफी ज्यादा बड़ा, कहता है बुड्ढी औरत कहेंगे क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हैं, चलो जल्दी से ये बताओ कि सीक्रेट रूम कहाँ पर है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो ये वाली बात करता है। इसी के साथ ग्रैनी अपनी उंगली को उठाती है, उंगली को उठाने के साथ ही वो उंगली के साथ से फ्लिक करती है। जैसे वो उंगली को फ्लिक करती है बंदे की तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो बंदा अटैक के साथ पीछे की तरफ गिरता है, उसकी बॉडी के आर पार अटैक हो जाता है और उसकी बॉडी में सुराख हो जाता है। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोगों ने देखा वो बंदा एक 7 स्टार स्वॉर्ड एम्परर था, लेकिन इस आंटी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही उंगली के साथ फ्लिक करते हुए उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल बना दिया और उसकी तलवार को भी तोड़ दिया। सभी लोग कहते हैं कि ये औरत तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से पागल भी है, इसने ऐसे ही एक बंदे को मार दिया है। बुड्ढी आंटी उन लोगों से कहती है तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारी गाइड हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ इस सीक्रेट रूम की, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, लाइन बनाओ और आकर अपना नाम बताओ। उन लोगों से कहती है कि तुम लोग इस वक्त जिस जगह के ऊपर हो यहाँ पर तुम लोगों की पावर तो तुम्हारे रैंक्स किसी भी काम नहीं आएंगे, हो सकता है कि तुम डालू कॉन्टिनेंट के ऊपर इतने ज्यादा पावरफुल हो और सभी लोग तुम्हारे सामने झुकते हो, तुम वहाँ पर कोई बहुत ही बड़े बिग शॉट यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो, जल्दी से मेरे सामने लाइन बनाओ, तुम सब लोग मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो सभी लोग जल्दी से उसके सामने लाइन बना लेते हैं। एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं वो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं लाइन में, वो सभी लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं हम लाइन बनाते हैं। सभी लोग लाइन बनाने के बाद आंटी के पास जाकर उसे अपना नाम लिखवाते हैं, साथ ही अपना रैंक लिखवाते हैं। तो मास्टर मिचेल उसके पास जाते हैं और अपना नाम लिखवाते हैं और साथ ही अपना रैंक बताते हैं कि वो 8 स्टार ग्रैंड मास्टर मैजिशियन है और साथ ही अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम रॉड्रिगोज मिचेल है। औरत उनसे कहती है ठीक है तुम वहाँ पर ब्लू साइड के ऊपर जा सकते हो। फिर साथ ही वो लोगों को बताती है कि ब्लू वाली साइड पे कौन जाएंगे और रेड वाली साइड पे कौन जाएंगे। वहाँ पर 2 पोर्टल होते हैं। कहा जाता है कि जो ब्लू पोर्टल है ये हाई लेवल के लोगों के लिए, हाई लेवल के लोग डायरेक्टली पोर्टल में जा सकते हैं जहाँ से वो तीसरे लेवल से कंटिन्यू करेंगे, जबकि जिनके लेवल्स लो है वो सभी लोग रेड पोर्टल के सामने जाएंगे। रेड पोर्टल से वो लोग अंदर जाएंगे जहाँ पर उन्हें स्टार्ट से शुरू करना होगा, 0 से शुरू करेंगे, यानी कि वो ट्रायल टेस्ट देंगे, उसके बाद वो ब्लू 3rd लेवल तक पहुंचेंगे। वो सभी के नाम लिखते हैं, सभी के रैंक्स लिखते हैं और उन सभी को वहाँ पर बताते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। लोग रेड की तरफ जाते हैं, कुछ
लोग ब्लू की तरफ जाते हैं, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो रेड की तरफ होते हैं। आरियाना को रेड डोर मिलता है, आरियाना रेड डोर के सामने खड़ी होती है, वो इसके पास आता है तो आरियाना उसे कहती है तुम्हें तो ब्लू डोर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा है। तुम्हारा ज़ाओबाई उसे कहता है लेकिन इस वक्त मैंने अपने लेवल को लो किया हुआ है, इस वक्त फर्स्ट लेवल स्वॉर्ड्समैन ट्रेनी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी रेड की तरफ ही आऊंगा। तो कहती है लेकिन ये बात तो वो स्पिरिट डिसाइड करेगी और मुझे नहीं लगता कि वो स्पिरिट यहाँ पर इतनी आसानी से बेवकूफ बन सकती है। वो तुम्हारी बॉडी के अंदर छुपी हुई पावर्स को देख लेगी और तुम्हें वहाँ पर रेड की तरफ ही भेजेगी, ब्लू की तरफ ही भेजेगी। हमारे ज़ाओबाई की बारी आने से पहले वहाँ पर ग्रैंड मदर जो होती है, यानी वो ग्रैंड माँ जो होती है, वो सारे के सारे पेपर्स को समेटने के बाद वो बुढ़ी औरत कहती है इस बार टोटल 234 लोग आए हैं इस सीक्रेट रूम के अंदर और 234 में से 23 ऐसे हैं जो कि 7 स्टार से अबव थे, ना ब्लू डोर की तरफ भेजा गया, जबकि बाकी ये सभी लोग रेड डोर की तरफ आगे बढ़े हैं ताकि वो जाकर ट्रायल से स्टार्ट कर सके। साथ ही बुढ़ी औरत कहती है अच्छा ठीक है तुम सभी लोगों को गुड लक, और सभी लोगों से कहा जाता है कि तुम सभी लोग अपने अपने पोर्टल में चले जाओ, तो वो सभी लोग दोनों तरफ अपने अपने पोर्टल में चले जाते हैं। में जाने के बाद आरियाना चली जाती है, तो आरियाना के चले जाने के बाद चिल्लाकर ज़ाओबाई का नाम पुकारी होती है पोर्टल्स, क्योंकि वो बुढ़ी औरत एक्टिवेट करती है तो दोनों तरफ से सभी लोग जा चले जाते हैं। औरत यहाँ पर अब काफी ज्यादा इत्मीनान से बैठी होती है और कहती है तो फाइनली मैंने सभी लोगों को भेज दिया। वो कहती है हर जनरेशन में लोग पहले से ज्यादा कमजोर होते जाते हैं, लेकिन इस बार की जनरेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर है। इस बार सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जो 7 स्टार से अबव जा पाए हैं। 7 स्टार से जितने लो लेवल के लोगों के पेपर्स होते हैं वो सभी को वहीं पर आग लगा देती है और कहती है ये सभी लोग तो कचरा है, ये सभी लोग यहीं पर मरने वाले हैं क्योंकि ये सभी लोग किसी भी काम के नहीं है। तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है अरे होली लॉर्ड तो वाकई में बहुत ज्यादा वाइज है, इस बार उन्होंने फैसला किया है कि जितने भी कैनन फोल्डर्स हैं यानी कि सभी कचरा जो है इसको पहले लेवल के ऊपर ही साफ किया जाएगा। सभी को पहले लेवल में रेड डोर की तरफ भेजा गया ताकि इन सभी को वहीं पर खत्म कर दिया जाए। बुढ़ी औरत वहीं पर खुश हो रही होती है कि उसी वक्त हमारा ज़ाओबाई उसके सामने आकर खड़ा जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी लेडी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लड़के तुम कहाँ से आए। ज़ाओबाई से कहता है कहाँ से आया का क्या मतलब है, मैं यहीं पर था, मुझे यहाँ पर गिना ही नहीं, ना ही तुमने मेरा नाम लिखा और ना ही तुमने मेरा रैंक लिखा, मैं अकेला रह गया, मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर जाऊँ, सबसे लोएस्ट क्लास का स्वॉर्डमैन ट्रेनी हूँ। बुढ़ी औरत उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा करती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुमने यहाँ पर मुझे डराया है, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, मैं कहीं पर भी नहीं बेचने वाली बल्कि मैं सीधा तुम्हें ऊपर भेजूंगी। वो एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे ज़ाओबाई के ऊपर अटैक करती है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन हमारा ज़ाओबाई चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। ज़ाओबाई अटैक के साथ काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। तो हमारा ज़ाओबाई से कहता है मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए तो नहीं आया, ये भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं है। ज़ाओबाई से कहता है मेरी दोस्त इस वक्त रेड डोर के पीछे है, क्या तुम उस पोर्टल को दोबारा से ओपन कर सकती हो, मुझे भी वहाँ पर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ पर भेज सकती हो। इसी के साथ ही ग्रैनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ग्रैनी कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा है, तुम एम्परर्स लेवल के 9th लेवल से अबव हो, के बावजूद तुमने यहाँ पर अपनी पावर्स को छुपा कर रखा, तुमने सीक्रेट रूम की स्पिरिट के सामने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है अपनी पावर्स को छुपाने का, अब तुम्हें मरना होगा। फिर से अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है, जबकि हमारा ज़ाओबाई उसे कहता है लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे ढूंढ लिया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था ताकि मैं अपनी पावर्स को हाइड करके रखूं, किसी को पता ना चले। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ ही देखना शुरू कर देते कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी बात सुनने के बाद कहती है अच्छा ठीक है मरो, जाकर अपने दोस्तों के साथ हेल में खेलना। वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद हमारे ज़ाओबाई के ऊपर अटैक करती है और उसने जो अटैक किया होता है वो मीटेओराइट समन अटैक होता है। आसमान के ऊपर एक बड़ी सी फॉर्मेशन ऊपर होती है, उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बड़ा सा मीटेओराइट आसमान के ऊपर से नीचे गिरता है। ग्रैनी की पावर्स वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। मीटेओराइट तो आपको पता ही है कि काफी बड़े होते हैं और उसकी पावर जो ऊपर से नीचे गिरने के बाद उसका प्रेशर बढ़ जाता है। मीटेओराइट ग्राउंड के ऊपर आकर टकराता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के साथ ही हमारे प्रिंस जूलिन को भी दिखाते हैं कि उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। प्रिंस जूलिन उठकर बैठ जाता है और कहता है ज़ाओबाई कहाँ पर हो। साथ के टेबल के ऊपर देखता है, साथ के टेबल के ऊपर एक लेटर पड़ा होता है, उस लेटर के ऊपर लिखा होता है मेरे प्यारे डिसाइपल सीक्रेट रूम ओपन हो चुकी है और मेरे पास इतना वक्त नहीं कहता मैं तुम्हारा इंतजार कर सकूं कब तुम ठीक हो, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले सकते, इसी वजह से तुम्हारे मास्टर इस बार सीक्रेट रूम में जा रहे हैं और ज़ाओबाई के बारे में तुम भूल जाओ, ज़ाओबाई से खुद ही मैं बदला ले लूंगा, तुम्हारा भी और अपना भी, तुम आराम करो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। जूलिन चिल्लाकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी सीक्रेट रूम में जाना है, ज़ाओबाई को सिर्फ और सिर्फ मैं अपने हाथों से मारूंगा, मेरे मास्टर नहीं। वहाँ से उठकर भागना शुरू करता ताकि सीक्रेट रूम में जा सके। ग्रैनी वहाँ पर एक शील्ड बनाकर खड़ी होती है और कहती है उस लड़के ने यहाँ पर काफी सारी पावर्स को शो करवाया था, उसने अपनी पावर्स को हाइड करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से अब ग्रैनी को भी यहाँ पर अपनी पावर्स को शो करवाना पड़ा। मीटेओराइट के टूटने के बाद एक बड़ा सा मीटेओराइट का टुकड़ा अभी वहीं पर होता है, वो वहाँ पर सामने खड़ा होता है और ज़ाओबाई के सर के ऊपर होता है, यानी बाकी का सारा मीटेओराइट तो टूट चुका होता है, जितना हिस्सा ज़ाओबाई के सर के ऊपर होता है वो सारा एक लंबे खंबे की तरह उसके सर के ऊपर खड़ा होता है। ज़ाओबाई उसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर आराम से बात करें, इतने बड़े वायलेंस की क्या जरूरत है, तुमने तो मेरे सर के ऊपर पत्थर ही दे मारा। देखने के बाद बेचारी ग्रैनी और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये कौन है जिसके सर के ऊपर एक मीटेओराइट गिरने के बाद भी मीटेओराइट टूट गया लेकिन इसका सर नहीं टूटा। हमारा ज़ाओबाई एक ही हाथ के साथ अपने सर के ऊपर से मीटेओराइट को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता, अपनी तलवार निकालता और कहता अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो फिर ठीक है मैं फाइट करता हूँ। ग्रैनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है रुको रुको, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। कहती है जो रेड पोर्टल है उसे सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर ही ओपन कर सकते हैं, लॉर्ड उसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, 7th लेवल से अबव के जितने लोग हैं वो उस पोर्टल के जरिए दूसरी तरफ नहीं जा सकते, यानी कि उसको ओपन भी नहीं कर सकते, तुम वहाँ पर से नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन ज्यादा है, तुमने यहाँ अपनी कल्टीवेशन को हाइड किया हुआ है, तुम्हें ब्लू से जाना होगा। ज़ाओबाई उसे कहता है नहीं, मुझे इस वक्त रेड
रेड के अंदर से जाना है क्योंकि हरियाणा रेड के अंदर है, तो मुझे वहीं से जाना है। अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो फिर ठीक है, मैं खुद ही जाकर ट्राई करके देख लेता हूँ। तो वो जाते जाकर पोर्टल को धक्के देना शुरू कर देता और कहता है चलो जल्दी से ओपन हो जाओ। जबकि ग्रैनी से कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम इसको ओपन नहीं कर सकते, हमारे लॉर्ड ने इसको सेटअप किया और हमारे लॉर्ड के सेटअप किए हुए पोर्टल को कोई भी इतनी आसानी से ओपन नहीं कर सकता। साहब भाई कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, अपनी तलवार को उठाता और कहता है मैं इस पोर्टल को ओपन करने लगा हूँ। अपनी तलवार को घुमाने के बाद मेरा साहब इस पोर्टल के ऊपर एक कट लगाता है। उसको पोर्टल के ऊपर कट लगाने के साथ ही वहाँ पर पोर्टल सेंटर से दो हिस्सों में कट जाता है और वहाँ पर उसके सामने दूसरी तरफ का पोर्टल का रास्ता दिखाई दे रहा होता है। साहब भाई कहता है मैंने इसे ओपन कर लिया, मैंने ओपन कर लिया। अब तो बेचारी ग्रानी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि इसने कैसे ओपन कर लिया। साहब भाई जल्दी से भागता हुआ पोर्टल के अंदर चला जाता है और जाते हुए ग्रैनी को थैंक यू भी बोल जाता है। इसके साथ प्रिंस जूलियन को भी दिखाते हैं। प्रिंस जूलियन भी उसी वक्त वहाँ पर पहुंच जाता है। वो भी सीक्रेट पैसेज को पार करते हुए अंदर आता है और कहता है साहब भाई रुको मैं आ रहा हूँ। प्रिंस जूलियन भी जल्दी से भागता हुआ पोर्टल के अंदर चला जाता है, जबकि ग्रैनी बेचारी फिर से वहीं पर खड़ी रह जाती है। प्रिंस जूलियन जैसे ही पोर्टल से बाहर की तरफ जंप लगाता है और कहता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही हराऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल से बाहर की तरफ जंप लगाता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर बड़ा सा मुंह खोलकर उसके सामने खड़ा होता है, उसको खाने के लिए रेडी होता है। प्रिंस जूलियन उसे देखते वहीं पर रोना शुरू कर देता है और कहता है नहीं मुझे किसी को भी नहीं हराना, मुझे घर जाना है। बड़ा मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर प्रिंस जूलियन को खाने लगता है। इसी के साथ ही उस मॉन्स्टर की गर्दन कट जाती है क्योंकि हमारा साहब उसके मुंह के अंदर होता है और मुंह के अंदर वाली साइड से अपनी तलवार को घुमाते हुए उस बड़े से मॉन्स्टर की गर्दन काट देता है। इसी के साथ ही प्रिंस जूलियन और हमारा साहब दोनों वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं। प्रिंस जूलियन तो ग्राउंड के ऊपर आकर ड्रम से गिरता है। उठने के बाद ज़ाबाई की तरफ देखता और कहता है ये क्या तुम उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर थे। ज़ाबाई अपने कपड़ों को साफ करते हुए से कहता है कैसी हो तुम तो यहाँ पर भी आ गए। क्योंकि प्रिंस जूलियन वहाँ पर सोच रहा होता है ये बंदा आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक इतने पावरफुल मॉन्स्टर की गर्दन के अंदर यानी उसके पेट के अंदर से इसने अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट दी। इस लड़के ने ऐसा कैसे किया होगा। हमारा ज़ाबाई से कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें होश में हो भी या नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर इस तरह घूर घूर का क्या देख रहे हो। के साथ यहाँ पर आसपास से 2-3 और मॉन्स्टर्स निकल आते हैं, उनके चारों तरफ से मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। प्रिंस जूलियन अपनी तलवार निकालता और कहता है लड़के तुम साइड के ऊपर हो जाओ, मैं जहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को हराता हूँ ये मॉन्स्टर्स मेरे हैं। तो अपनी तलवार लेकर वो आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी तलवार वहाँ पर वाइब्रेट कर रही होती है। कहता है मेरी तलवार यानी उसकी तलवार का नाम जीजू होता है। तो वो अपनी तलवार से कहता है जीजू मैं और तुम हम दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 10 साल से हैं। अब तो मैं तुम्हें अपने हाथों की तरह ही ट्रीट करता हूँ, यानी कि मेरी तलवार को तुम कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी नहीं बल्कि मेरे हाथ की तरह हो। तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देना होगा ताकि मैं तुम्हारी मदद से इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारकर इस लड़के के सामने साबित कर सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारा साहब चमकती हुई आंखों के साथ से कहता है कि तुम्हारी तलवार के अंदर से आवाज निकल रही है जो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम मुझे बता सकते हो कि ये कैसे करते हैं। जबकि प्रिंस जूलियन उसे कहता है तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता चला तलवार के अंदर से साउंड निकलता है क्योंकि तुम्हारी तलवार के अंदर से नहीं निकलती होगी, मेरी ड्रैगन स्वर्ड के अंदर से ड्रैगन रॉड निकल रही है। इसके साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। प्रिंस जूलियन अपनी तलवार लेकर मॉन्स्टर को मारने के लिए जब उसके करीब पहुंचता है अपनी तलवार में पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक मॉन्स्टर को कैसे मारा जाता है। अपनी तलवार के अंदर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है और उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर अपनी तलवार मारता है। वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और उसके साथ धमाका होता है। धमाका होने के साथ दिखाते हैं कि उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर तलवार पड़ी होती है लेकिन मॉन्स्टर को जरा सा फर्क भी नहीं पड़ा होता। तो हमारा जूलियन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस मॉन्स्टर की स्किन इतनी पावरफुल है कि मेरी तलवार ने उसकी स्किन के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं डाला। मॉन्स्टर अपने पंजे को घुमाते हुए जूलियन के ऊपर अटैक करता है तो प्रिंस जूलियन उठता हुआ जाकर पीछे वाले पेड़ के साथ टकराता है। तुम्हारा साहब इसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम ठीक हो। वो उठकर बैठ जाता और कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यानी वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर केले का छिलका किसने गिरा दिया जिसके ऊपर से स्लिप होकर मैं यहाँ पर गिर गया हूँ, मुझे मॉन्स्टर ने तो नहीं मारा। साहब से कहता है लेकिन मैंने तो खुद देखा है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे पर अटैक किया, तुम तो केले के छिलके ऊपर से नहीं गिरे। अगर तुम इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते तो तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ, मैं उस मॉन्स्टर को मारता हूँ। इसी के साथ ही प्रिंस जूलियन को वहाँ पर अपनी बैकग्राउंड मेमोरीज याद आती है जहाँ पर लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे कहा करते थे अगर तुम नहीं कर सकते तो हम लोग कर देते हैं, लगता नहीं है कि तुम ये कर पाओगे। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ये बात सुनने के बाद प्रिंस जूलियन ऑब्वियसली गुस्सा हो जाता है और कहता है लोगों को क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। हमारा ज़ाबू से कहता है अगर तुम कर सकते हो तो फिर ठीक है करो। तो इसी के साथ प्रिंस जूलियन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए साथ ही अपने आर्मर को रिलीज करता है। अपनी बैटल बॉडी को रिलीज करने के बाद अपनी तलवार लेकर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तुम्हारा ज़ाबू देख रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या करने वाला है, तो भागता हुआ काफी दूर चला जाता है। उसके जाने के बाद नेक्स्ट सीन जब दिखाती है तो उस बेचारे के मुंह की बुरी हालत हो चुकी होती है कि मॉन्स्टर को तो मार नहीं पाता लेकिन मॉन्स्टर से बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। वो वापस आता है ज़ाबू के पास आकर बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है मॉन्स्टर की स्किन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मेरी तलवार भी उसके अंदर कट नहीं लगा पा रही। इसका मतलब है कि इन मॉन्स्टर्स को मारा नहीं जा सकता, इनकी स्किन बहुत ज्यादा टफ है। पहले तुम्हारा अटैक काम कर गया क्योंकि तुम उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर थे, तुमने उसके मुंह के अंदर से उसके ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से तुमने उसको आसानी से मार दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम भी यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को मार पाओगे। साथ ही प्रिंस जूलियन से कहता है जरा देखो तो तुमने इस बात को नोटिस किया ये सारे के सारे मॉन्स्टर हमारे आसपास खड़े हैं, कोई भी मॉन्स्टर हमारे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, इन सभी मॉन्स्टर ने हमारे पर अटैक नहीं किया। ज़ाबू से कहता है मुझे लगता है ये किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो वो सभी लोग वहाँ पर किसी मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर्स का जो बड़ा बॉस होता है वो वहाँ पर आने वाला होता है। प्रिंस जूलियन से कहता है क्या तुम्हें महसूस हो रहा है ग्राउंड हिल रहा है। साइड के ऊपर देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है, बाकी ये सभी मॉन्स्टर उसका साइज तकरीबन 10 गुना बड़ा होता है। सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रिंस जूलियन कहता है अब तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, ये तो इन सारे के सारे बीस्ट का किंग है। ज़ाबू से कहता है मुझे भी लगता
लगता है कि ये काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है, लेकिन जरा देखो तो सही, इसके मुंह के अंदर किसी इंसान का बाजू दिखाई दे रहा है और साथ ही खून भी लगा हुआ है। जूलिन उसे कहता है मुझे लगता है कि वो सभी लोग जो हमसे पहले यहाँ पर आए थे, इसने उन सभी लोगों को खा लिया है। ये बात जैसी वो करता है, हमारा ज़ाबई आरियाना को याद करता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आरियाना के साथ साथ मेरा व्हाइट टाइगर, वो दोनों पहले यहाँ पर आए थे। ज़ाबई अपनी तलवार निकालता और कहता है तो मैं ही मारूंगा, और वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है, जबकि मॉन्स्टर भी जोरदार धाड़ लगाता है। जूलिन उसे कह रहा होता है कि यहाँ से भाग कर जाना होगा, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। इस मॉन्स्टर का साइज तो देखो, ये कितना बड़ा है, तुम जाकर भी इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाओगे। ज़ाबई से कहता है नहीं, इसने आरियाना को मारा है तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी के सभी मॉन्स्टर्स भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, वो ज़ाबई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। ज़ाबई अपनी तलवार को घुमाते हुए दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है, दोनों की गर्दनें काट देता है, सिर्फ एक लाइट अटैक के साथ ही। देखने के बाद तो प्रिंस जूलिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसने सिर्फ और सिर्फ लाइट अटैक के साथ दो मॉन्स्टर्स की मुंडियां काट दी। ज़ाबई भागता हुआ आगे बढ़ रहा था इस वक्त बड़े किंग मॉन्स्टर की तरफ। तो किंग मॉन्स्टर जो था अपने बड़े से पांव को उठाता है और ज़ाबई को अपने पांव के नीचे कुचलने की कोशिश करता है। वो अपना बड़ा सा पांव उठाकर ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से मारता है, लेकिन हमारा ज़ाबई जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो पांव ग्राउंड के ऊपर पड़ने की वजह से प्रेशर निकलता है, प्रिंस जूलिन सामने की तरफ देख नहीं पाता। हमारा ज़ाबई पांव के नीचे से निकल चुका होता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके मुंह की तरफ आगे बढ़ता है। मुंह की तरफ जाते हुए कहता है मियाओ और आरियाना प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों को बचा नहीं पाया। और साथ ही वो उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अपना अटैक करते हुए उसकी गर्दन काट देता है और कहता है आरियाना और मेरा व्हाइट टाइगर, तुम दोनों अगली दुनिया में जाकर शांति के साथ रहना, मैंने तुम दोनों का बदला ले लिया है इस मॉन्स्टर को मारकर। मॉन्स्टर की बड़ी सी गर्दन जो होती है ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है, हमारा ज़ाबई भी नीचे लैंडिंग करता है, जबकि प्रिंस जूलिन दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। देखने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के की इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह मुझे पता चल चुकी है। इस लड़के के पास जो ब्लैक स्वॉर्ड है वही ब्लैक स्वॉर्ड इसके ताकतवर होने का राज है। अगर मैं इसके पास से ब्लैक स्वॉर्ड ले लेता हूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। तुम्हारा ज़ाबई मॉन्स्टर को मारने के बाद वापस आ रहा था और कहता है किटी और आरियाना प्लीज तुम दोनों अगली दुनिया में जाकर रेस्ट करना, क्योंकि मैंने तुम दोनों का बदला ले लिया है। जूलिन भागता हुआ उसके पास आता है, वो उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है ताकि उसके पास से तलवार को निकाल सके। जूलिन जहाँ पर मीठी चोरी फेरने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसके पास आने के बाद से कहता है हीरो तुम तो मेरे हीरो हो, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम तो बहुत ही कमाल के हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया। तुम्हारा ज़ाबई उसे कहता है क्या वाकई में? फिर साथ ही मेरा ज़ाबई से कहता है तुम हो कौन? फिर साथ ही मेरा ज़ाबई कभी उसे भूल जाता है और कभी उसे याद कर लेता है। इसी के साथ ही वो उसे कहता है प्रिंस जूलिन से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है वहाँ पर देखो वहाँ पर क्या है। ज़ाबई इसी तरफ देखता है कहता है वहाँ पर क्या है। इसी के साथ ही प्रिंस जूलिन अपने पास से अपनी तलवार को निकालता है, वो अपनी तलवार को निकालता है और कहता है सबसे पहले इसके पास से तलवार निकाल लेते हैं। एक बार मैंने इसके पास इसकी तलवार को निकाल लिया उसके बाद मैं इसके साथ फेयर ड्यूल कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है उसी वक्त से आरियाना और किटी आ जाते हैं। तो हमारा ज़ाबई से देखते ही कहता है ये तो एनी नारा है। वो कहता है कि ये तो एनी नारा है। उसी के साथ ही जूलिन अपनी तलवार को निकाल रहा होता है, वो अपनी तलवार को वापस अपनी जेब में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी तशरीफ के अंदर दंसा देता है। किटी और आरियाना अपने साथियों को लेकर वहाँ से दूसरी तरफ इसी तरफ आ रहे होते हैं। हमारा ज़ाबई भागता उनकी तरफ चला जाता है और कहता है तुम लोग तो अभी तक जिंदा हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा ज़ाबई भागता उनके पास चला जाता है, जबकि हमारा जो प्रिंस जूलिन होता है जाना अपने ही डैगर को अपनी तशरीफ के अंदर दंसा कर खड़ा होता है और खून बह रहा होता है। आरियाना उसे बता रही होती है कि हम लोग यहाँ पर जब मॉन्स्टर्स आए थे तो हम सभी लोग जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में भाग गए थे ताकि जाकर छुप जाए, लेकिन जब हमने सुना कि यहाँ पर किसी मॉन्स्टर को मार दिया गया, बीस्ट किंग को मार दिया गया, तो हम सभी लोग भागते हुए यहाँ पर आ गए। पता था कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो सकता है। इसके साथ ही आरियाना उसे कहती है ज़ाबई तुम इस जूलिन के साथ क्यों हो? तुम्हें याद नहीं है कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? कहीं से तुम्हें तंग तो नहीं किया? हमारा ज़ाबई से कहता है नहीं, मुझे ये यहीं पर मिला था और मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। इसने यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर से फाइट भी की थी और बुरी तरह से मार भी खाई थी। उसकी तरफ देखो तो सही, उसकी आंखों से कैसे आंसू बह रहे हैं। वो तुम सभी लोगों को सेफ साउंड देकर कितना ज्यादा खुश हो रहा है, खुशी के मारे उसके आंसू बह रहे हैं। उस बेचारी की तशरीफ के अंदर डैगर दंसा होता है जिसकी वजह से उसके आंसू बह रहे होते हैं। सभी लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं, किसी के साथ या आसमान के ऊपर से उन्हें रोशनी दिखाई देती है। एक पोर्टल ओपन होता है और उन सभी से कहा जाता है कि तुम सभी लोगों ने फर्स्ट लेवल के ट्रायल टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए तुम सभी लोग सेकंड लेवल के ट्रायल में जाने वाले हो। फर्स्ट लेवल का जो ट्रायल बॉस था वो बीस्ट किंग था और बीस्ट किंग को मार दिया गया है। तो इसी के साथ ही पोर्टल उन सभी लोगों को खींच कर दूसरी साइड के ऊपर ले आता है। दूसरी साइड के ऊपर उन सभी लोगों को फेंक दिया जाता है और सभी लोग आसमान से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। भाई ने आरियाना को उठा रखा था जबकि बाकी के सभी लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। सेकंड ट्रायल जो होता है वो एक मेज होता है, एक बहुत ही बड़ा मेज होता है, सिटी के जितना बड़ा हो। तो सभी लोग उस मेज के अंदर गिर रहे होते हैं, यानी कि बुल बुलैया होती है। ज़ाबई तो अपनी आरियाना को लेकर बड़ी सेफ एंड साउंड वहाँ पर लैंडिंग करता है, जबकि बाकी के सभी लोग ऊपर से नीचे की तरफ धड़म धड़म करके गिर रहे होते हैं। अब भाई कहता है सभी के सभी लोग यहाँ पर इन दीवारों के अंदर आ गए हैं, सभी लोग यहाँ पर खींचे चले आए हैं। साथ ही प्रिंस जूलिन को दिखाते हैं। जूलिन ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए कहता है जरा देखो सही इन सभी कमीनों को, इन सभी को ये भी नहीं पता कि परफेक्ट हीरो वाली लैंडिंग कैसे करते हैं। जूलिन जहाँ पर सभी को अपनी परफेक्ट हीरो वाली लैंडिंग दिखाने की कोशिश करता है, वो अपनी तलवार को दीवार के अंदर गाड़ देता है, जिसके साथ दीवार के साथ स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आता है। प्रिंस जूलिन बड़े आराम के साथ वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होता है, अपने आप पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रहा होता है। तो वहीं पर उस तलवार को नीचे की तरफ दंसा कर जब आ रहा होता है तो तलवार की रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि जो नीचे की दीवारें होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उनके ऊपर तलवार भी स्लाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से प्रिंस जूलिन बेचारा पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है और बाउंस करते हुए एक दीवार से दूसरी दीवार
दीवार के साथ, एक दीवार से दूसरी दीवार के साथ, इस तरह वो नीचे ग्राउंड के ऊपर आकर धड़ाम करके गिर जाता है। ज़ाओबाई और आर्याना दोनों नीचे खड़े ये देख रहे होते हैं। ज़ाओबाई से कहता है कि इस तरह अगर गिरने से तो अच्छा था कि तुम सीधे ग्राउंड करके ग्राउंड के ऊपर गिर जाते, क्योंकि वो चलाकर उसे कहता है कि ये मेरा स्टाइल है, बाकी सभी की तरह मैं ऊपर से सीधा क्यों गिरूं, मैं यहाँ पर दीवारों के साथ पटक कर नीचे गिरा हूँ। प्रिंस ज़ोलिन वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। प्रिंस ज़ोलिन कहता है जब से मैं इस छोटे कमीने से मिला हूँ तब से मेरी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होती जा रही है। मुझे लगता है कि आज न कल मैं इस कमीने के हाथों से जरूर मारा जाऊंगा। जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ करना होगा। मुझे इसके पास से तलवार छीननी होगी। अगर मैं इसके पास से तलवार छीन लेता हूँ तो उसके पास सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उन्हें आवाज आती है। सेकंड लेवल का जो ट्रायल बॉस होता है वो उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को सेकंड लेवल के ऊपर वेलकम कहा जाता है। यहाँ पर तुम सभी लोगों ने चैलेंज करना है इस भूल भुलैया को, क्योंकि भूल भुलैया को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम लोग भूल भुलैया को पार कर जाते हो तुम सेकंड लेवल के ट्रायल को पास कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। यहाँ पर तुम्हारा टोटल नंबर 87 है और सभी को 7 ग्रुप में तकसीम किया गया है। 7 ग्रुप बनाए गए हैं, 7 ग्रुप अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। यहाँ पर उस भूल भुलैया को पार करना है और इसके साथ साथ तुम्हारा मेन मिशन ये होना है कि तुम्हें यहाँ पर लॉर्ड्स के सेप्टर को ढूंढना है। अगर तुमने यहाँ पर उस छड़ी को ढूंढ लिया, तुम्हें से जो भी ग्रुप उस छड़ी को ढूंढ लेता है वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो सेकंड ट्रायल को पास करने के बाद थर्ड ट्रायल पर जाएगा। बाकी के सभी लोग यहीं पर मर जाएंगे जो कि जिनके ग्रुप को सेप्टर नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक तरफ प्रिंस एस्ट्रिक की टीम होती है, एक तरफ हमारे ज़ूलिन और साथ में ज़ाओबाई की टीम होती है और बाकी टीम्स के बारे में नहीं दिखाया जाता। प्रिंस एस्ट्रिक जो होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है तो उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों ने सुना यहाँ पर लॉर्ड्स के सेप्टर को ढूंढना होगा, चलो जल्दी से लॉर्ड सेप्टर को ढूंढना स्टार्ट करो। तुम में से जो भी लॉर्ड सेप्टर को ढूंढेगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद वो सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है बॉस। इसी के साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी निकल आती है जो कि यहाँ का मॉन्स्टर ही होता है। तो वो उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है और वो चलाकर कह रहा होता है बॉस बॉस मुझे बचा लो। सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो स्पाइडर है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो हम लोग मैजिक से भी नहीं मार पा रहे। तो वो अपनी मैजिक पावर्स को यूज करते हुए स्पाइडर के ऊपर अटैक करते हैं। तो स्पाइडर मॉन्स्टर को इससे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल स्पाइडर मॉन्स्टर होता है और वो इस इंसान को खा भी जाता है जिसको उसने पकड़ा था। ये दोनों मैजिशियन भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से भागते हैं। इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया, हम लोग अपनी पावर्स के साथ उसको स्क्रैच भी नहीं डाल सकते। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं जबकि मॉन्स्टर उनके पीछे लगा होता है। सभी लोग वहाँ से आसपास भाग रहे होते हैं जबकि प्रिंस एस्ट्रिक को दिखाते हैं कि वो दूसरी तरफ वहाँ से भाग जाता है। वो बेचारा बहुत ज्यादा डरा होता है। बाकी सभी लोग सामने की तरफ भागते हैं तो वहीं से साइड के ऊपर एक गली में भाग जाता है। बाकी सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोगों ने देखा? अरे प्रिंस एस्ट्रिक हम सभी की जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को दूसरी तरफ ल्योर करके ले गए हैं ताकि हम सभी की जान बचाई जा सके। प्रिंस एस्ट्रिक वाकई में एक प्रिंस बनने के लायक है जो कि आम जनता की जान बचा रहे हैं, हमारे हीरो हैं। पहली बार देखा है कि प्रिंस एस्ट्रिक कितने ज्यादा बहादुर है। प्रिंस एस्ट्रिक की बहादुरी यहाँ पर नजर आ रही है जबकि एस्ट्रिक वहाँ पर भाग रहा होता है और कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जाओ जाकर वहाँ पर उन सभी को खाओ, तुम अकेले को खाकर क्या करोगे। जबकि सेम टाइम के ऊपर ज़ाओबाई की टीम को दिखाते हैं। ज़ाओबाई की टीम वहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। अगर हम लोग इस मेज को पार करना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को यूनाइट होना होगा। हम लोग एक बनकर ही इस मेज को पार कर सकते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, बहुत सारे मॉन्स्टर्स आएंगे। ऐसे एक उन्हें मशवरा देता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक लीडर को चूज करेंगे। दूसरा उसे कहता है लेकिन हम लोग लीडर को चूज कैसे करेंगे। तो वो सभी लोग कहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बंदे को अपना लीडर चूज करना होगा जो कि हमें विक्ट्री की तरफ लेकर जाए, कि जो हमें यहाँ पर जिंदा रख सके। तो वो सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ पर प्रिंस ज़ूलिन, ज़ाओबाई और आर्याना खड़े होते हैं। तो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई यहाँ पर लीडर माना जाएगा। तो इसी के साथ ही प्रिंस ज़ूलिन को सिलेक्ट किया जाता है और उसे कहा जाता है यंग मास्टर ज़ूलिन जो कि टेंपल ऑफ लाइट के यंग मास्टर हैं। ज्यादा यहाँ पर पावरफुल कौन है जो कि 16 इयर्स की उम्र में एम्परर किंगडम में पहुंच गए थे। सभी लोग भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं प्लीज प्रिंस ज़ूलिन प्लीज हमारी मदद करें, आप हमारे लीडर बन जाए। अगर आप हमें लीड करेंगे तो हम लोग सेकंड लेवल को पार करते हुए थर्ड लेवल में पहुंच जाएंगे और हम सभी लोगों की जान बच सकती है। प्लीज हमारे साथ दें। क्या आपकी कल्टीवेशन इस वक्त काफी ज्यादा हायर है, आपको तो ब्लू डोर के जाना चाहिए था, लेकिन आपने हम सभी लोगों के साथ रॉयल चेस्ट को देना पसंद किया क्योंकि आप अपनी कल्टीवेशन को हायर नहीं मानते। आप हम सभी लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमारे लीडर बन जाए, आप हमारे लीडर बनकर हमें लीड करें। हमारा ज़ाओबाई उसे कहता है मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में हमारा अच्छा लीडर बनेगा, शुक्र है कि इन लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। आर्याना वहाँ पर सोच रही है क्या ज़ूलिन ने ये काम करेगा, क्या वो इनका लीडर बनेगा। ज़ूलिन वहाँ पर सोच रहा था मैं यहाँ पर क्या करूँ। इसी के साथ ही वो सभी लोगों से कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ। टेंपल ऑफ लाइट हमेशा ही लोगों को होप देता है। टेंपल ऑफ लाइट को अगर तुम लोग ज्वाइन करते हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। अब तुमने मुझे अपना लीडर मान ही लिया है तो फिर ठीक है, तुम सभी लोगों को रोशनी की तरफ लेकर जाऊंगा। मैं तुम सभी को यहाँ पर इस मेज से बाहर निकालूंगा और तुम सभी को जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। अगर हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई मुश्किल आने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिलकर सेप्टर को ढूंढना होगा। सेप्टर को ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं तो वो सभी लोग उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं हमारी होली मैजेस्टी, हमारे प्रिंस ज़ूलिन ये वाकई में कमाल के हैं जो हमें लीड करने के लिए तैयार हो गए हैं। इनका लीड करने को जैसे हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये लोग इस मेज से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।